सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबका ऑलिव बोर्ड एग्री कोचिंग पे। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं हमारा और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे हम हमारे आईबीपीएस एएफओ की पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। ठीक है, हम कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोई भी सब्जेक्ट अगर हम पढ़ रहे हैं तो पहले हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं बेसिक्स। लेकिन वो बेसिक्स जब आप पढ़ रहे हो, अगर उसी टाइम पर हम कोई एक स्पेशलाइज्ड अगर हम कुछ टर्म्स भी पढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ कुछ फैक्ट्स डेटा भी पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो इसीलिए ये जो हमारा पहला टॉपिक है, दिस इज जनरल एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया। इसका मतलब क्या है? हम जो जनरल एग्रीकल्चर में टर्म्स पूछे जाते हैं ना, उन्हीं टर्म्स को समझेंगे। लेकिन उन टर्म्स को समझते समझते एट द सेम टाइम इंडिया में इन टर्म्स की टोटल डेटा क्या है, वैल्यू क्या है, पूरा इंडियन एग्रीकल्चरल सिस्टम में चीजें चल क्या रही है, ये सारी चीजें देखेंगे। जब हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, ऑटोमेटिकली हमें एक आइडिया आ जाएगा कि ओके, ये है हमारे टोटल इंडियन एग्रीकल्चरल सिस्टम और ये है डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स जो हमें मालूम होने चाहिए अगर हम एग्रीकल्चर के लिए पढ़ रहे हैं, और वो भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एएफओ है उसके लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हमारा चैप्टर एग्रीकल्चर इन इंडिया। ये जब हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पहले हम शुरू करने वाले हैं पूरा का पूरा डेटा हम बात करेंगे। तो डेटा स्टैटिस्टिक्स जो कि है रिलेटेड किससे? जो भी आपके रिसोर्सेस होते हैं जो आप एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हो, उसका डेटा। फिर हम बात करेंगे जो भी आपका टोटल प्रोडक्शन है क्रॉप्स का, उसका डेटा, उसका स्टैटिस्टिक्स। फिर हम देखेंगे उसके बाद टोटल जितना भी क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें स्टेट्स का कितना प्रोडक्शन है, ये भी डेटा हम देखेंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को भी देखेंगे, जीवीए कंट्रीब्यूशन, फिर ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट डेटा, ये सारे डेटास देखेंगे। फिर हम जंप करेंगे ओवरऑल एग्रीकल्चरल सिस्टम, ओवरऑल क्रॉप, जो आपका क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप फार्मिंग सिस्टम जो हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में होता है, उसके टर्म्स में भी हम जाएंगे डेप्थ में। और हम डिफरेंट डिफरेंट फार्मिंग सिस्टम्स भी देखेंगे जो कि इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है। सो रैदर देन नाउ वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स, ये अभी मैंने कंटेंट्स आपको एक्सप्लेन किए कि इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले, लेट्स जंप इन। तो पहले हम बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स। तो की एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट ग्लांस 2022 ऑल इंडिया लेवल पे, जो कि रिलीज किए हैं डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। कब? 24/5/2023, मतलब इसी साल का लेटेस्ट डेटा देखेंगे पूरा का पूरा, जिससे हमें पता लग जाए टर्म्स भी और साथ ही साथ में डेटा भी, मतलब एक तीर से दो निशाने। ठीक है, तो पहला है ज्योग्राफिकल एरिया। जब हम ज्योग्राफिकल एरिया की बात कर रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू? 328.75 मिलियन हेक्टेयर ज्योग्राफिक एरिया। ये जो 328.75 मिलियन हेक्टेयर, ये क्या है ज्योग्राफिकल एरिया? इट इज द एरिया जो कि हमारे कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल है, जिसपे हम खेती करेंगे, जिसपे हम एग्रीकल्चर करेंगे। रिपोर्टेड एरिया फॉर लैंड यूटिलाइजेशन स्टैटिस्टिक्स। अब ये टर्म बहुत बड़ी दिखती है, तो इसको आप कैसे समझे? रिपोर्टेड एरिया इज नथिंग बट, आपको बचपन में आपने देखा होगा, एक थियोरेटिकल वैल्यू होती है और एक एक्चुअल वैल्यू होती है। थियोरेटिकल वैल्यू क्या होती है? जो कि आपके टेक्स्ट बुक्स में, आपके किताबों में होती है। एक्चुअल वैल्यू क्या होती है? एक्चुअल वैल्यू वो होती है जो हम एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक्चुअली इन रियल ऑन द ग्राउंड वैल्यू क्या है। तो ये आपका रिपोर्टेड एरिया जो है वो वही है। वी आर जस्ट कंपेयरिंग योर थियोरेटिकल एंड आर एक्चुअल वैल्यू। सो थियोरेटिकल एरिया फॉर लैंड यूटिलाइजेशन, सॉरी, रिपोर्टेड एरिया और थियोरेटिकल वैल्यू फॉर लैंड यूटिलाइजेशन इज नथिंग बट, हम जो हमारे पास जितना भी 328.75 ज्योग्राफिकल एरिया है, इसमें से कितना एरिया हमारे हाथों में है जो हम एग्रीकल्चर के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, वो है 306.54 मिलियन हेक्टेयर। सो 328 में से 306 मिलियन हेक्टेयर आप एरिया यूज कर सकते हो, जो कि है आपके लैंड यूटिलाइजेशन के लिए एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में। फिर तीसरा पॉइंट है एरिया अंडर फॉरेस्ट। ऐसी जो भूमि या फिर ऐसा एक जमीन का टुकड़ा जो कि फॉरेस्ट, जिसके ऊपर फॉरेस्ट ग्रो किया जाता है। सो ओवरऑल एरिया अंडर फॉरेस्ट मतलब क्या है? व्हाट इज द टोटल एरिया? 71.75 मिलियन हेक्टेयर। ये हमारा कितना क्या है? एरिया अंडर फॉरेस्ट है। फिर बात करते हैं परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट टू रिपोर्टेड एरिया। अब यहां पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं थियोरेटिकल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू की। ठीक है, थियोरेटिकल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का यहां पर हम, ओके, जस्ट अ मिनट।
ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट टू रिपोर्टेड एरिया, व्हाट इज दिस? तो परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट टू रिपोर्टेड एरिया इज नथिंग बट आपका एरिया अंडर फॉरेस्ट एक्चुअली कितना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कभी भी हम कोई भी टर्म पकड़ते तो उस टर्म की पहले हम थियोरेटिकल वैल्यू देखते और हम फिर उसकी कंपैरिजन करते एक्चुअल वैल्यू के साथ। तो इसी बेसिस के ऊपर परसेंटेज एरिया अंडर फॉरेस्ट मतलब थियोरेटिकल वैल्यू कितना है और रिपोर्टेड एरिया कितना है, इसका जब आप कंपैरिजन करोगे आपको मिलेगा 23.41%। इसका ये जो परसेंटेज है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑफ कोर्स आपकी जो टोटल एक्चुअल वैल्यू या फिर थियोरेटिकल वैल्यू है उनका जब हम रेशियो लेंगे तो 23.41% ये हमारा टोटल परसेंटेज हो जाता है एरिया अंडर फॉरेस्ट का टू रिपोर्टेड एरिया। अब रिपोर्टेड एरिया मतलब क्या होगा आपकी? ऑफ कोर्स कौन सी वैल्यू होगी? एक्चुअल वैल्यू होगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया और नेट सोन एरिया। ये दोनों कंसेप्ट एक ही चीज से रिलेटेड है। तो जब मैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया और नेट सोन एरिया की बात कर रहा हूं, ये क्या होता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया और नेट सोन एरिया? समझने की कोशिश करते हैं। एक होता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, एक होता है नेट सोन एरिया। ठीक है, हम इसमें एक एग्जांपल लेंगे रामूलाल का। हमारा एक किसान है जिसका नाम रामूलाल है। ठीक है, रामूलाल एक किसान है। रामूलाल के पास है 5 हेक्टेयर जमीन। रामूलाल के पास है 5 हेक्टेयर जमीन। रामूलाल खेती कब कब करता है? रामूलाल करता है खरीफ सीजन में खेती, रामूलाल करता है रबी सीजन में खेती, रामूलाल करता है ज़ैद सीजन में खेती। ठीक है, अब रामूलाल 5 हेक्टेयर खरीफ सीजन को यूज करेगा, यही जमीन तो वो रबी सीजन को यूज करेगा कि किसी दूसरे की जमीन पे जाएगा? नहीं जाएगा, यही जमीन वो ज़ैद सीजन को यूज करेगा। ठीक है, अब याद रखिएगा ये 5 हेक्टेयर जमीन उसके हाथों में है जो इसमें वो एग्रीकल्चर कर सकता है। ये 5 के 6 नहीं होंगे, 5 के 4 नहीं होंगे, सही कह रहा हूं मैं। लेकिन एक केस कंसिडर करते हैं फॉर 1 एग्रीकल्चरल ईयर। एक एग्रीकल्चरल जो हमारा कंप्लीट साल होता है, कब से कब होता है? एक कृषि साल कब से कब होता है? ऑफ कोर्स होता है 1 जून से लेके आपका मई तक, 31 मई तक। ओके, सो 1 जून से लेके 30 मई तक। तो ये आपका जो एक एग्रीकल्चरल ईयर होता है, एक साल में एक किसान कितनी बार एग्रीकल्चर कर सकता है? ऑफ कोर्स जितनी मर्जी चाहिए वो एग्रीकल्चर कर सकता है। इट डिपेंड्स कि उसने कितने क्रॉप्स लगाए और उसने कितनी बार क्रॉपिंग साइकिल की है, मतलब एक ही जमीन पर कितनी बार क्रॉप्स लगा के उनको उगा के उनका हार्वेस्टिंग की है। तो पॉइंट इतना है कि 3 सीजन है आपके पास। ठीक है, खरीफ है, रबी है, ज़ैद है, एक साल में। तो एक साल में वो पर्टिकुलर जो किसान है वो कितनी बार खेती कर सकता है, वो अगर हम एक एग्जांपल ले ले तो हमारे पास पहली एक एग्जांपल है। वो एग्जांपल है कि इमेजिन करते हैं कि खरीफ सीजन है और रामूलाल ने राइस प्लांट किया और वो भी 5 हेक्टेयर पे प्लांट किया। क्या आप सबको समझ रहा है? तो ये 5 हेक्टेयर उसने यूज किया फॉर राइस प्लांटेशन इन खरीफ। उसी साल में खरीफ सीजन होने के बाद रबी सीजन में रामूलाल ने प्लांट किया व्हीट, कितने हेक्टेयर पे? उसी 5 हेक्टेयर पे। सही बात है। फिर उसी ज़ैद सीजन में अगले बार, मतलब उसी साल में ज़ैद सीजन में, तो खरीफ मतलब आपका मॉनसून सीजन, बारिश का समय, रबी मतलब ठंड की जो आपका विंटर सीजन होता है, एंड ज़ैद मतलब आपका समर सीजन होता है, गर्मियों की आपका जो सीजन होता है। अब ये जो ज़ैद मैं बात कर रहा हूं, ज़ैद में उसने सपोज लगाया कुकुम्बर प्लस में भी लेग्यूम्स लगा दिए रामूलाल ने। ठीक है, अब ये भी उसने 5 हेक्टेयर में लगाया। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि रामूलाल ने इन टोटल उसका कल्टीवेशन कितने एरिया में हुआ है, तो इन टोटल, तो व्हाट इज द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया? तो रामूलाल का ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, तो ग्रॉस मतलब क्या होता है? टोटल। क्रॉप्ड एरिया मतलब क्या कि कितने एरिया में कल्टीवेशन किया गया है, कितनी बार एक ही जगह पर मल्टीपल टाइम्स क्रॉपिंग करके आपने कितने टोटल एरिया में कल्टीवेशन किया है। अब रामूलाल की इस एग्जांपल में पहले वाले 5 हेक्टेयर में राइस किया एक ही साल में, 5 हेक्टेयर में व्हीट किया, 5 हेक्टेयर में कुकुम्बर और लेग्यूम्स किया, मतलब खीरा और आपके क्या जो भी आपका दूसरा लेग्यूम्स वाला जो धान होता है वो लगा दिया। ठीक है, अब ये जब उसने लगा दिया, दाल या फिर कुछ भी लगा दिया, इमेजिन करो ककड़ी और दाल लगा दी रामूलाल ने, तो ये जो 5 हेक्टेयर लगा दिया तो 15 आपका हेक्टेयर हो गया ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया।
15 ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हो गया। आपका नेट सोन एरिया क्या होगा पर रामूलाल का? तो इमेजिन करो कि रामूलाल के पास जमीन कितनी है एग्रीकल्चर का कल्टीवेशन करने के लिए। रामूलाल के पास तो 5 ही हेक्टेयर की जमीन है, तो आपका नेट सोन एरिया एक्चुअली हो जाता है 5 हेक्टेयर। मतलब आपके पास कितनी जमीन आपके हाथ में है जिसमें आप खेती करना चाहते हो या फिर खेती कर सकते हो, इस पर यह निर्भर नहीं कर सकता है कि आप कितनी बार खेती कर रहे हो। अगर आपने 15 बार भी की, आपने 3 बार भी की, या आपने की 7 बार, लेकिन आपकी जमीन का टुकड़ा तो आपका 5 का 5 ही रहा। तो नेट सोन एरिया 5 हेक्टेयर हो गया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया आपका कितना हुआ? जी हां, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इस पर निर्भर करेगा कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया आपने कितनी बार यहां पर आपने फसल लगाई है। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया आपको यह बताता है कि इन टोटल कितना अपना जो खेत का एरिया है उस पर फसल लगाई गई है, कितनी बार आपने फसल की है और उससे आपका टोटल एरिया बढ़ा है। तो ये हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हो जाता है 15, नेट सोन एरिया हो जाता है 5। ठीक है, तो ये दो टर्म्स शायद से आपको पता लग गए। तो इंडिया में टोटल ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना है? व्हाट इज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया? मैंने पहले बताया, एक से ज्यादा बार या फिर कितनी भी बार अगर आप कल्टीवेशन कर रहे हो, लेकिन टोटल एरिया कितना है जिस पर कल्टीवेशन की गई है एक साल में, वो है आपका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। इंडिया में वो एक साल में, मतलब 2023 के लेटेस्ट रिपोर्ट से वो है 211.36। ठीक है, फिर परसेंटेज ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया टू रिपोर्टेड एरिया, फिर से थियोरेटिकल और एक्चुअल वैल्यू का कंपैरिजन, परसेंटेज में आंसर आएगा। इट इज 68.95%। कभी भी याद रखना यार, थियोरेटिकल वैल्यू कभी भी ज्यादा होती है और एक्चुअल वैल्यू कभी भी कम होती है। हमने साइंस के 10वीं 11वीं में देखा है, परसेंटेज कभी भी थियोरेटिकल वैल्यू का ज्यादा रहता है, कभी भी एक्चुअल वैल्यू का कम होता है, राइट। तो इस वजह से आपका परसेंटेज कितना है? 68.95%। नेट सोन एरिया कितना है इंडिया में? 139.90, ठीक है, मिलियन हेक्टेयर्स। तो आप कंपेयर कर सकते हो 211 और ये 139.90 मिलियन हेक्टेयर्स को। ठीक है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया पता चला, नेट सोन एरिया पता चला। आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया टू रिपोर्टेड एरिया, फिर से थियोरेटिकल और एक्चुअल वैल्यू का कंपैरिजन 45.64%। अब एरिया सोन मोर देन वंस, अभी हमें फिर से रामूलाल के पास जाना पड़ेगा। रामूलाल ने यहां पर कितनी बार, यहां पर उसका जो एरिया था उसके पास, उसने कितनी बार कल्टीवेशन किया था? हमारे पहले एग्जांपल में 3 बार किया था। खरीफ सीजन में 5 हेक्टेयर पे, रबी सीजन में 5 हेक्टेयर पे और जैद सीजन में भी 5 हेक्टेयर पे, है कि नहीं? मतलब कितनी बार क्रॉपिंग की रामूलाल ने? 3 बार की, है कि नहीं? तो वैसे ही इंडिया में ऐसे कितनी जमीन है, कितना एरिया है जो कि एक से ज्यादा बार कल्टीवेट किया गया है? सो एरिया सोन मोर देन वंस कितना है वो? 71.46 मिलियन हेक्टेयर। तो इसका मतलब यह है, ये आपका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया से एसोसिएट किया गया है। तो कितना ऐसा टोटल एरिया है जिसका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जो भी रहेगा टोटल, उस ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इज ग्रेटर देन नेट सोन एरिया। तो एक से ज्यादा, मतलब सिंपल, एक एग्रीकल्चरल साइकिल पे, एक साल में, पूरे एक कृषक साल में एक से ज्यादा बार कितनी जमीन है इंडिया में जहां पर एक से ज्यादा बार यहां पर फसल उगाई गई है? कितनी है? 71.46। फिर है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। अब बात करते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी के बारे में। व्हाट इज क्रॉपिंग इंटेंसिटी? क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज नथिंग बट कि आपकी जमीन की उपज कितनी है। उपज इन द सेंस, सिंपल, आपने जमीन में इनपुट कितने लगाए और इनपुट लगाकर आपको उसी इनपुट के बराबर आपको आउटपुट कितना मिला, इसको हम कहते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो अगर हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखें, क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट सोन एरिया। तो GCA अपॉन नेट सोन एरिया। सो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट सोन एरिया, हमने वैल्यू रामूलाल के लिए ऑलरेडी निकाल के रखी है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना था? 15। नेट सोन एरिया कितना था? 5। 5 अपॉन 15 कितना होता है? 3 अपॉन 1, मतलब 3 ही। सो इसको नेट ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट सोन एरिया को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो, ये आपका क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है। तो यहां पर
3/1 इंटू 100 मतलब 300 हो जाएगा। सो 300% क्रॉपिंग इंटेंसिटी कभी भी 300% में होती है। इंटेंसिटी मतलब क्या कि कितना इंटेंसिव आपका एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, आपकी फसल, आपकी जो उपज है वो कितनी इंटेंसिव है। इंटेंसिव मतलब क्या कि आप कितना यहां पर इनपुट लगा रहे हो एक साइड से और आपका दूसरी साइड से आउटपुट कितना निकल रहा है। तो ये आपको क्रॉपिंग इंटेंसिटी कभी भी आपके खेत की इफिशियंसी बताएगा। क्या बताएगा? एफिशिएंसी बताएगा। एफिशिएंसी मतलब आपका कितना खेती अच्छी तरीके से हो रहा है या फिर आपका कितना अच्छा खेती हो रहा है, कितना आप एफर्ट लगा रहे हो, कितना आपको आउटपुट मिल रहा है, ये बताएगा। यहां पर ये 300% है क्रॉपिंग इंटेंसिटी या फिर 3/1 है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप अपने खेत में 1 यूनिट इनपुट लगाते हो तो आपका आउटपुट मिलता है 3 टाइम्स। तीन अगर आप देखते हो तो 3 बटा आपका आउटपुट रहेगा। तो 1 आपने इनपुट लगाया, 3 आपको आउटपुट मिला। तो ये है हमारा क्रॉपिंग इंटेंसिटी। और इंडिया में क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना है? 151.08। ये है आपका क्रॉपिंग इंटेंसिटी। किस में दिया जाता है? ये परसेंटेज में। तो अगर आप देखते हो इंडिया में नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया और नेट सोन एरिया की वैल्यू तो बदलते रहेगी। सो इसीलिए ओवरऑल इंडिया में क्रॉपिंग इंटेंसिटी की अगर आप रेंज देखते हो तो वो रेंज है 140 टू 170%। तो इट्स 1.4 टू 1.7 टाइम्स ऑफ योर कल्टीवेशन। तो इससे क्रॉपिंग इंटेंसिटी से आपको एक परसेंटेज भी मिल जाएगा कि परसेंटेज मतलब इफिशियंसी, और आपको यह भी मिलेगा कि कितने टाइम्स आपका प्रोडक्शन आउटपुट होगा, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स। ये भी दर्शाता है कि आपने एग्रीकल्चर एक्टिविटी के जितनी साइकिल्स है आपने कितनी साइकिल्स की। तो फॉर एग्जांपल यहां पर आप देख सकते हो, थोड़ा सा देख के आपको समझ में आ जाएगा कि 3 यहां पर क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, मतलब जो भी जमीन थी, चाहे वो 5 हो, 10 हो, 3 हेक्टेयर हो, उसके ऊपर 3 बार यहां पर फसल उगाई गई है। तो ये आपको क्रॉपिंग इंटेंसिटी बताती है। फिर बात करते हैं हमारे नेट इरिगेटेड एरिया एंड ग्रॉस इरिगेटेड एरिया के बारे में। सिमिलरली ग्रॉस इरिगेटेड एरिया इज सिमिलर टू ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। रामू लाल जो हमारा किसान था, उसका खरीफ में अगर 5 हेक्टेयर में हमने पानी लगाया, ठीक है, रबी सीजन में उसी 5 हेक्टेयर को फिर से पानी लगाया और जैद सीजन में फिर से उसी 5 हेक्टेयर में फिर से पानी लगाया। जब हमने ये पानी 5 मतलब कितने टोटल एरिया में लगाया? 15। ये हमारी जो वैल्यू हो गई, ये हो गई हमारी ग्रॉस इरिगेटेड एरिया। वेयरएज नेट इरिगेटेड एरिया मतलब क्या? यही नेट सोन एरिया जैसा। टोटल एरिया रामूलाल के पास 5 हेक्टेयर है। अब चाहे इस पर मैं 10 बार पानी लगा दूं, मेरे पास नेट इरिगेटेड एरिया 5 हेक्टेयर ही है। तो ये हमारा ओवरऑल ग्रॉस इरिगेटेड एरिया कितना है? 112.23 मिलियन हेक्टेयर। और नेट इरिगेटेड एरिया कितना है? 75.46 मिलियन हेक्टेयर। फिर बात करते हैं प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट इंडिकेटर्स के बारे में। एक हमने सारे रिसोर्सेज देखे, हमारे पास जमीन कितनी है, ओवरऑल बहुत सारे टर्म्स भी देखे, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, नेट सोल एरिया, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, एक्चुअल थ्योरेटिकल वैल्यू, फॉरेस्ट एरिया, ये सारी चीजें देखी। अब हम थोड़ा सा प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट के पास जाते हैं। तो जब हम प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट की बात कर रहे हैं, पहले हम देखेंगे कि टोटल फूड ग्रेड प्रोडक्शन इंडिया में कितना है, फूड ग्रेन्स कितना धान प्रोड्यूस होता है। लेटेस्ट यहां पर आपका एस्टिमेट लिया गया है जो कि है चौथा, 4th एडवांस एस्टिमेट। कौन देता है 4th एडवांस एस्टिमेट? कमेंट सेक्शन में मुझे अभी बताओ, ठीक है। तो 285.71 मिलियन टन्स, ये आपका लेटेस्ट 4th एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन है। अगर आप न्यूज में देखते हो तो अब भी टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन 310 के ऊपर भी चला गया है। तो ये भी नंबर आप रिमेंबर कर सकते हो। अब ये जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो होगा किसका किसका कॉम्बिनेशन? आपका मेजरली खरीफ और रबी क्रॉप्स का कॉम्बिनेशन। तो हमारे खरीफ क्रॉप का टोटल कल्टीवेशन कितना था? वो था 141, दैट इज 141.03 मिलियन टन्स। और रबी क्रॉप का अगर हम देखें तो 144, दैट इज 144.68 मिलियन टन्स, ठीक है। हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट हमारा 3rd एडवांस एस्टिमेट, इससे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन कितना था? 342.33। और मिल्क प्रोडक्शन कितना था? ऑफ कोर्स 209.96 मिलियन टन्स। अगर मीट मांस का प्रोडक्शन देखें इंडिया में कितना था? 87.98 लाख टन्स। और अगर हम लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो लेटेस्ट लाइफ स्टॉक हमारा सेंसस कब हुआ था? ऑफ कोर्स वो 20th लाइफ स्टॉक सेंसस है, ठीक है। तो ये हुआ है ऑफ कोर्स अब हमारे 2019-20 में हुआ है लेटेस्ट, ठीक है। तो ये क्या था, कितना था?
536, सो 536.6 मिलियन नंबर्स, इतने हमारे पास लाइव स्टॉक अवेलेबल है इंडिया में। ठीक है, फिर फिश प्रोडक्शन की बात करते हैं, थोड़ा सा कम है ये, 162.48 लाख टन। ठीक है, फिर अब बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात कर ली, फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना था, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन कितना था। अब थोड़ा सा प्रोक्योरमेंट के बारे में पढ़ते। तो प्रोक्योरमेंट के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, पहले तो जानेंगे राइस टोटल कितना कल्टीवेशन हुआ है खरीफ मार्केटिंग सीजन लेटेस्ट 2022-23 में। तो टोटल राइस प्रोडक्शन हुआ है 478.27 लाख टन। व्हीट रबी मार्केटिंग सीजन में कितना कल्टीवेशन हुआ है, 187.92 लाख टन। न्यूट्री और कोर्स ग्रेन्स में अगर टोटल कल्टीवेशन देखें तो 263,000 टन यहां पर प्रोडक्शन हुआ है। पल्सेस अगर हम बात करें, ओके, तो कितना कल्टीवेशन हुआ है यहां पर आप देख सकते हो 1,20,131.09। ठीक है, ये हुआ है मिलियन टन। ऑयल सीड्स की अगर हम बात करें, ये स्कीम कौन सी है, ऑफकोर्स हमारी प्रोक्योरमेंट स्कीम्स है, उसमें अगर हम लेटेस्ट ईयर 2022-23 के बारे में बात करें तो वो है 47,926 मिलियन टन। कॉटन और जूट की बात करें तो यहां पर कॉटन और जूट को कभी भी आप जब उसका टोटल प्रोडक्शन देखते हो, कभी भी वो केजी में नहीं होता है, वो होता है आपका कपास। जब भी आप काउंट करते हो तो कपास के कभी भी धागे देके जाते हैं, तो उसका जो यूनिट होता है वो बेल्स होता है। तो 15 लाख बेल्स ये कॉटन का है, और 0.76 लाख बेल्स ये है जूट का कल्टीवेशन। देन है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। पहला है जीवीए, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर एट कांस्टेंट 2011-12 प्राइसेस। सेकंड एस्टिमेट के अकॉर्डिंग कितना है, ऑफ कोर्स 22,21,092 करोड़। फिर ग्रोथ रेट अगर हम देखें जीवीए इन एग्रीकल्चर, अब थोड़ा सा यहां पर समझने की कोशिश करना, यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला हमने क्या देखा, जीवीए एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का टोटल ग्रॉस वैल्यू कितना ऐड होता है, 22 लाख करोड़। ठीक है, 22 लाख करोड़ ये वैल्यू है। ग्रोथ रेट मतलब क्या, जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ रही है, वो इकोनॉमी बढ़ते बढ़ते समय एट द सेम टाइम हमारी जो एग्रीकल्चर है और अलाइड एक्टिविटी है उसका ग्रोथ रेट कितना बड़ा है, तो वो है 3.3%। इसके बाद का मेन पॉइंट है शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इन टोटल जीवीए कितना है, ये अकॉर्डिंग टू सेकंड एडवांस एस्टीमेट ये है आपका 21.1%। तो 2021 में ये था 18% और अभी ये है सेकंड एस्टीमेट के अकॉर्डिंग 21%। तो ये जो क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है ग्रॉस वैल्यू एडेड में, ठीक है, तो ये पूछा गया था आपके नाबार्ड के 2021 के पेपर में। ठीक है, तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो ऐसे फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। देन वैल्यू ऑफ टोटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, इंडिया में जो एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं और उनको बाहर जो भेजा जाता है उसमें हम कितना पैसा कमाते हैं, ऑफकोर्स 3,75,000 करोड़। उसके बाद परसेंटेज शेयर ऑफ वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स टू नेशनल एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो परसेंटेज शेयर ऑफ वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट टू नेशनल एक्सपोर्ट मतलब क्या, जो हमने इंडिया में जितने भी टोटल एक्सपोर्ट्स किए हैं उसमें से एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स कितना प्रतिशत है, तो वो है 11.94, मतलब 12% है। तो इसका मतलब क्या है, अच्छा खासा यहां पर हम एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ टोटल एग्रीकल्चरल इंपोर्ट कितना है, मतलब हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स कितने वैल्यू के इंडिया में यहां पर मंगाते हैं या फिर इंपोर्ट करते हैं, तो वो है 2,31,850 करोड़। अगर हम इन दोनों वैल्यू का कंपैरिजन करें तो एक्सपोर्ट वैल्यू कितनी है हमारी 3,75,000 और इंपोर्ट वैल्यू कितनी है हमारी 2,31,000। तो ये हमें इससे ये पता लगता है कि ये जो ट्रेड सरप्लस है हमारा, ट्रेड सरप्लस क्यों है, इसका मतलब यह है कि हमारा टोटल एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का। ठीक है, फिर परसेंटेज शेयर ऑफ वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर इंपोर्ट टू नेशनल इंपोर्ट, टोटल जो जितने भी प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट करते हैं उसके प्रतिशत में हमारे एग्रीकल्चर इंपोर्ट कितने हैं, बस 5% हम एग्रीकल्चर इंपोर्ट करते हैं। फिर है एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर। अब थोड़ा सा फिर से ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज, नंबर ऑफ कल्टीवेटर्स एज पर सेंसस 2011। ये कल्टीवेटर क्या होता है, सिंपल, कोई भी किसान जिसके पास अपनी जो जमीन है
उसके लीगल राइट्स उसके पास है, मतलब वो जमीन उसकी है। तो कल्टीवेटर एक ऐसा इंसान होता है जो खेती कर रहा है और जो जमीन उसकी खुद की होती है, ठीक है। दूसरे होते हैं आपके एग्रीकल्चरल लेबरर्स। इन लोगों के पास खुद की जमीन नहीं होती है, मतलब ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते तो जरूर है, लेकिन ये निर्भर करते हैं किसके ऊपर? वेजिस के ऊपर। वेजिस मतलब क्या? कि कितनी तनख्वाह इनको मिलती है जब वो कोई भी फसल का या फिर कोई भी किसी भी खेती का काम कर रहे हैं। तो इनको क्या मिल रही है? ऑफ कोर्स वेजिस मिल रहे हैं, तनख्वाह मिल रही है। तो दो चीजें हैं, एक होते हैं कल्टीवेटर्स, दूसरे होते हैं एग्रीकल्चरल लेबरर्स। कल्टीवेटर्स की बात करूं, टोटल नंबर कितना है इंडिया में? 118 मिलियन। और जब एग्रीकल्चरल लेबरर्स की बात करूं तो 144 मिलियन। मतलब एग्रीकल्चरल लेबरर्स कल्टीवेटर्स से ज्यादा है। इसका मतलब जमीन की यहां पर कम है। यहां पर जमीन जिस पर हम फसल उगा रहे हैं, ऐसी जमीन की ओनरशिप बहुत ही कम लोगों के पास है, ठीक है। फिर बात करते हैं एग्रीकल्चरल वर्कर्स। तो एग्रीकल्चरल वर्कर्स वो सारे लोग हैं जो बस एग्रीकल्चर की एक्टिविटी कर रहे हैं। इसका मतलब कल्टीवेटर्स प्लस एग्रीकल्चरल लेबरर्स दोनों को अगर हम मिलाते हैं, वो अगर हम कंपेयर करते हैं टोटल इंडिया की वर्कफोर्स से, तो कितना होता है? 54.6%। इसका मतलब यह है कि इंडिया में हमारा जो टोटल वर्कफोर्स है, जो टोटल हमारा पॉपुलेशन है जो कि काम करना चाहता है, उसमें से बस 54% टोटली किसान या फिर खेती का काम करते हैं। और इसीलिए शायद से इंडिया को एक एग्रेरियन कम्युनिटी कहा जाता है, एग्रेरियन सोसाइटी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? हमारी मेजर पॉपुलेशन 50 से ज्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में अपना काम बना रही है, या फिर एम्प्लॉयमेंट कर रही है, या फिर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, वहां से उनका इनकम आ रहा है। फिर टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग एज पर एग्रीकल्चरल सेंसस। ऑपरेशनल होल्डिंग अगर मैं नॉर्मली आपको बताने जाऊं, ऑपरेशनल होल्डिंग, आपके पास जमीन ऐसी कौन सी है जो कि मेरी, जिसके ऊपर मैं मालिक हूं उस जमीन का, ठीक है। तो मेरा हक है उस जमीन के ऊपर, और उस जमीन के टुकड़े के ऊपर मैं कर रहा हूं ऑपरेशन। क्यों ऑपरेशन? ऑफ कोर्स मैं कर रहा हूं वो फॉर माय एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन। सो फसल बोलने के लिए या फिर खेती करने के लिए मेरे पास अगर जमीन का टुकड़ा है और उसके ऊपर मेरा हक है, ठीक है, जो मेरा कानूनी हक है उसके ऊपर, तो वो ऐसी जमीन को हम ऑपरेशनल होल्डिंग करेंगे। अगर इंडिया में बात करें तो 1464 लाख यहां पर क्या है? आपका ऑपरेशनल होल्डिंग है। अब इसी ऑपरेशनल होल्डिंग में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मार्जिनल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। जब मार्जिनल की हम लोग बात कर रहे हैं तो 1 लाख तक जो हमारा जमीन का टुकड़ा होता है, अगर मैं किसान हूं और मेरे पास बस 1 हेक्टेयर तक जमीन का टुकड़ा है जिसके ऊपर मेरा कानूनी हक भी है और जिसके ऊपर मैं किसानी कर रहा हूं या फिर खेती कर रहा हूं, तो ऐसे कितने यहां पर जमीन के टुकड़े हैं जो कि बस 1 हेक्टेयर से कम है? वो है 1002.51 लाख। और परसेंटेज में अगर हम देखें तो वो है 68% या फिर 68.45%। तो ये जब आप परसेंटेज देखते हो, आपको ये पता लग जाएगा कि इंडिया में मार्जिनल होल्डिंग, और मार्जिनल होल्डिंग अगर इंडिया में 68 मतलब 70% अगर मार्जिनल होल्डिंग है, इसका मतलब 70% यहां पर आपका किसान होगा जो कि मार्जिनल इन नेचर होगा। मार्जिनल मतलब जिनके पास बहुत ही कम, 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। फिर बात करते हैं स्मॉल होल्डिंग के बारे में। स्मॉल होल्डिंग अगर हम बात करें कितनी है इंडिया में? 258.09 लाख, या परसेंटेज कितना है? 17.62%। फिर अगर अदर्स बात करें, अदर मतलब कौन से हुए? मीडियम, माध्यम एंड लार्ज। सो मध्य और बड़े वाले जो खेत अगर हम बात करें, 203.92 लाख यहां पर जमीन का टुकड़ा है जो कि 2 हेक्टेयर से भी ज्यादा बड़ा है, एंड 13% आपका प्रतिशत है, ठीक है। तो इससे हमें पता लगता है कि इंडिया में एक्चुअली सबसे ज्यादा जो किसान है वो मार्जिनल इन नेचर है। उनके पास 68% यहां पर जमीन का टुकड़ा ऐसा है जो कि 1 हेक्टेयर से कम है। तो ऐसे कम
जमीन के टुकड़े पर क्या ही यहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होगी। एक बार हमने सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी खत्म किए, अब हम बात करते हैं क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में, मतलब कौन से यहां पर स्टेट्स है और कौन सा क्रॉप प्रोडक्शन वो कर रहे हैं। बात करते हैं स्टेट में, पहला तो राइस के बारे में, फिर व्हीट के बारे में, फिर कोर्स सीरियल्स के बारे में। ठीक है, तो कोर्स सीरियल्स यानी कि जैसे कि ज्वार बाजरा ये सारी चीजें होती है कोर्स सीरियल्स, या फिर न्यूट्री भी बोल सकते हैं इनको। पहले बात करते हैं हम राइस के बारे में। तो राइस के कंटेक्स्ट में यहां पर 3 स्टेट्स है, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। जब मैं इन तीनों स्टेट्स के बारे में बात कर रहा हूं तो वेस्ट बंगाल है 5.60 एरिया मिलियन हेक्टेयर्स में टोटल एरिया वेस्ट बंगाल का, जिस पर हमारा चावल उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में 5.7 मिलियन हेक्टेयर में चावल उगाया जाता है और पंजाब में 2.97 में। अगर हम इसी एरिया को ऑल इंडिया राइस एरिया कल्टीवेशन को अगर कंपेयर करें तो वेस्ट बंगाल का 12.6% एरिया राइस कल्टीवेशन में यहां पर यूज किया जाता है जब आप टोटल एरिया के साथ कंपेयर करते हो। उत्तर प्रदेश का 12.29 यह परसेंटेज ऑफ एरिया कल्टीवेशन राइस कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो वेस्ट बंगाल का प्रोडक्शन है 16.76 मिलियन टन, उत्तर प्रदेश का है 15.27 मिलियन टन, पंजाब का है 12.89 मिलियन टन। और परसेंटेज की अगर प्रतिशत की बात करें, ये जमीन का टुकड़ा जो कि प्रतिशत की बात करें और इसको अगर हम इंडिया के जमीन के टुकड़े के साथ अगर कंपेयर करें जिस पर टोटल राइस कल्टीवेशन किया जाता है, तो ऑफ कोर्स टोटल प्रोडक्शन अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल से आता है 12.87% राइस कल्टीवेशन आउट ऑफ टोटल राइस कल्टीवेशन। उत्तर प्रदेश से आता है 11% और पंजाब से आता है 9 से 10%। टोटल राइस कल्टीवेशन के प्रतिशत में यह हर एक स्टेट का कंट्रीब्यूशन है। सिमिलरली व्हीट के बारे में बात करेंगे, गेहूं के बारे में। एरिया कितना है गेहूं कल्टीवेशन के लिए? उत्तर प्रदेश में 9.42, मध्य प्रदेश में 6.50 और पंजाब में 3.52। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन देखें तो उत्तर प्रदेश में कितना गेहूं यहां पर प्रोड्यूस करते हैं? 33.95 मिलियन टन, मध्य प्रदेश में 22.42 मिलियन टन एंड पंजाब में 14.82 मिलियन टन। ठीक है, समझ रहे हो आप? वही अगर आप एरिया और ये प्रोडक्शन अगर आप नेशनल एवरेज से अगर कंपेयर करते हो तो आपको परसेंटेजेस मिल जाएंगे। तो क्या करते हैं हम, टोटल एरिया जो है उसको नेशनल एरिया के साथ कंपेयर करते हैं तो आपको परसेंटेज मिलेगा, और टोटल प्रोडक्शन अगर आप नेशनल एवरेज के साथ कंपेयर करते हो तो आपको ऑफ कोर्स आपका परसेंटेज मिल जाएगा। तो सिमिलरली कोर्स ग्रेन या फिर न्यूट्री की बात करें तो कर्नाटका पहला है, राजस्थान दूसरा है, महाराष्ट्र तीसरा है। आप देख सकते हो यहां पर टेबल आप ये रीड कर सकते हो कि यहां पर ये हमारा टोटल एरिया है, ये हमारा टोटल प्रोडक्शन है, हर एक स्टेट का यहां पर दिया गया है। फिर बात करते हैं ज्वार के बारे में, बाजरा के बारे में और मक्का या फिर मेज के बारे में। ज्वार के बारे में अगर हम बात करें, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान। महाराष्ट्र में हम देख सकते हैं 1.65 मिलियन हेक्टेयर यहां पर एरिया है ज्वार के अंडर। कर्नाटका में 0.62 मिलियन हेक्टेयर, राजस्थान में 0.62 मिलियन हेक्टेयर। प्रोडक्शन की बात करें महाराष्ट्र में तो 1.71 मिलियन हेक्टेयर, कर्नाटका में 0.75 मिलियन हेक्टेयर और राजस्थान में 0.54 मिलियन टन्स। तो यहां पर इस सेक्शन में आपका है एरिया कितना है, इस सेक्शन में आपका है टोटल प्रोडक्शन कितना है टन्स में। अगर बाजरा की बात करें तो राजस्थान पहला है, उत्तर प्रदेश दूसरा है, तीसरा हरियाणा है। अगर हम क्वांटिटी देखें प्रोडक्शन की तो 3.75 मिलियन टन, 1.95 मिलियन टन और एंड 1.2 मिलियन टन। एरिया की बात करें तो 3.74 मिलियन हेक्टेयर, 0.90 मिलियन हेक्टेयर एंड 0.48 मिलियन हेक्टेयर। आप ये टेबल पढ़ सकते हो और इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एक स्टेट, एक पर्टिकुलर क्रॉप में टॉप 3 स्टेट कौन से है, कितना एरिया है जो कि यूज किया जाता है उस क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए। उस एरिया को अगर नेशनल एवरेज एरिया के साथ कंपेयर करूं तो कितना प्रतिशत निकलता है, कितना टोटल प्रोड्यूस होता है क्वांटिटी में, और उसको अगर मैं नेशनल एवरेज के साथ कंपेयर करता हूं तो कितना प्रतिशत मिलता है। तो इससे आपको एक बहुत अच्छा डेटा मिल जाएगा ऑफ टॉप क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंडिया के लिए एग्रीकल्चर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो हमने पहले ही देखा कि इंडिया में टोटल जो हमारे एग्रीकल्चरल जो
एम्प्लॉयमेंट है कितना परसेंटेज, 54%, राइट। तो टोटल वर्कफोर्स में से अगर हम 54% वर्कफोर्स देखें तो वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके अलावा एग्रीकल्चर 17% कंट्रीब्यूट करता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, मतलब ओवरऑल ग्रोथ को। अगर हम इसके अलावा भी चीजें देखें तो 70% इंडिया के जो गांव की फैमिलीज या फिर रूरल फैमिलीज है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इसी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंडेंट होती है। एग्रीकल्चर कितना भी हमारा देश बढ़े, एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो इंडिया के सबसे ज्यादा प्रतिशत लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, 60%। एग्रीकल्चर ग्लोबल ट्रेड को भी अफेक्ट करता है और साथ ही साथ सोशल ऑर्डर को भी मेंटेन करता है। और सबसे बड़ी मेन चीज, इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करने के अलावा ह्यूमंस का जो सर्वाइवल है, हमारा इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, उनको 3 टाइम खाना भी इसी एग्रीकल्चर से आता है। तो इसीलिए एग्रीकल्चर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे ऐसी कौन सी डिफरेंट टाइप्स है कल्टीवेशन की जो कि इंडिया में की जाती है, ठीक है। तो पहले हमें यह समझना होगा व्हाट इज फार्मिंग सिस्टम और व्हाट इज कल्टीवेशन सिस्टम, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि फार्मिंग सिस्टम क्या होती है या फिर कल्टीवेशन सिस्टम क्या होती है, तो कल्टीवेशन सिस्टम या फिर फार्मिंग सिस्टम कुछ नहीं है, इट इज नथिंग बट इट सिग्निफाइज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वेरियस एग्रीकल्चरल कंपोनेंट्स। मतलब क्या, आपके पास एक जमीन का टुकड़ा है, लेकिन जमीन के टुकड़े के पास आप इस जमीन के टुकड़े के ऊपर बस आप कुछ मुट्ठी भर बीज लेके आप कभी भी फसल नहीं उगा सकते। एग्रीकल्चरल एक सिस्टमेटिकल एक्टिविटी है। आप जब ये सिस्टमेटिकल एक्टिविटी कोई भी करने जाते हो, कोई भी जब आप एक एक्टिविटी करने चाहते हो तो आपके पास ऑफ कोर्स एक टोटल बॉडी होती है। बॉडी इन द सेंस, ऑफ कोर्स बॉडी इन द सेंस एक ओवरऑल आपका सिस्टम होता है। सिस्टम मतलब कुछ नहीं, इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल पार्ट्स। वो भिन्न भिन्न अगर हम देखें तो अलग अलग आपके अवयव से बनाया जाता है, ठीक है, अलग अलग पार्ट से बनाया जाता है। ऐसे पार्ट्स एक साथ आते हैं, एक साथ जुड़ते हैं और एक साथ अच्छे से काम करने की कोशिश करते हैं ताकि वो एक प्रोसेस को अच्छी तरीके से फॉलो कर सके, ठीक है। तो फार्मिंग सिस्टम भी इसी तरह से एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स एक साथ लाए जाते हैं। ये कंपोनेंट्स एक साथ आके मिलजुल कर एक साथ काम करते हैं और मिलजुल के काम करके ये ऐसी फसल बोने की कोशिश करते हैं या फिर ऐसी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं जिससे आपका टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। तो ये हमारी टोटल एग्रीकल्चरल या फिर फार्मिंग सिस्टम्स है। सो इसमें क्या होता है, व्हेन यू ट्राई टू ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज मतलब जब आप अपनी टोटल प्रोसेस, एग्रीकल्चरल प्रोसेस को यहां पर बढ़ाना चाहते हो, तो यहां पर ऐसी एग्रीकल्चरल सिस्टम में बहुत सारी चीजें एक साथ आती है। सो डिफरेंट एग्रीकल्चरल कंपोनेंट जैसे कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चरल मेथड, एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, सीड्स, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स, लेबर, कैपिटल। तो एक्टिविटीज, मेथड, रिसोर्सेस, ओके, डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट टेक्नोलॉजी। सो ये सारी चीजें जब आप आपके एग्रीकल्चरल सिस्टम में एज अ बॉडी पार्ट्स लाते हो, मतलब एज अ कंपोनेंट्स लाते हो, कंपोनेंट्स मतलब भाग। अगर आप किसी भी आपके एक्टिविटी के ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट भाग अगर आप लाते हो, इनको एक साथ एकजुट बनाकर इनको एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस यहां पर फॉलो करने के लिए लगाते हो, तो इससे आप देखोगे ऑफ कोर्स आपकी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है वो आप बहुत अच्छे से कर सकोगे। इसका जो टोटल प्रोडक्शन निकला है वो बहुत अच्छा बाहर निकल आएगा। टोटल आउटपुट की जो क्वांटिटी और क्वालिटी है वो बहुत अच्छे से बाहर निकल आएगी। तो ये जो फार्मिंग है, जो कल्टीवेशन या फिर जो फसल जो आप बनाते हो, ये प्रॉपर नॉलेज से और आप प्रॉपर टेक्निक से यहां पर कर सकते हो, जिससे आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी और यील्ड है, जो हमारी फसल है, जो हमारी उपजता है, वो यहां पर बढ़ सके। तो ये हमारी टोटल फार्मिंग सिस्टम होती है जिसमें एक ऐसी सिस्टम बनाई जाती है जहां पर बहुत सारे कृषि के ऐसे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को या फिर कंपोनेंट्स को या फिर आपके पार्ट्स को एक साथ लाकर यहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की जाती है। अगर हम
बात करें कल्टीवेशन सिस्टम्स की, तो इंडिया में बहुत सारे कल्टीवेशन सिस्टम्स है। पहला है सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा है लाइवस्टॉक फार्मिंग, इसी सबसिस्टेंस फार्मिंग के नीचे लाइवस्टॉक फार्मिंग आ जाता है, नोमैडिक फार्मिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। फिर हम और कल्टीवेशन प्रैक्टिस देखें तो टेरिस फार्मिंग एक होता है, कमर्शियल फार्मिंग, एरेबल फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्या हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन हो गए इंडिया में। तो पहले हम शुरू करते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग से। ठीक है, तो अगर मैं सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात कर रहा हूं तो एक बात मुझे समझनी होगी, व्हाट डू यू मीन बाय सबसिस्टेंस। तो सबसिस्टेंस इज नथिंग बट, अगर हम इंग्लिश में बात करें, इसको कहते हैं सस्टेनेंस या फिर सस्टेन। सस्टेन मतलब खुद के यूज के लिए या फिर खुद के कंजम्पशन के लिए। तो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर ऐसा एग्रीकल्चर होता है जहां पर किसान अपने परिवार के साथ मिलके जो भी यहां पर प्रोडक्शन करेगा, जो भी वो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स प्रोड्यूस करेगा, वो खुद के लिए ही यूज करेगा। ठीक है, तो वो इसके किसके लिए यूज करेगा, वो खुद के और खुद के परिवार के लिए यूज करेगा पूरे साल के लिए, वो जाकर मार्केट में उसको सेल नहीं करेगा। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग इज नॉट अबाउट प्रोड्यूसिंग द सीरियल एंड सेलिंग इट इनटू मार्केट। यहां पर सबसिस्टेंस फार्मिंग में जो उपज हम बनाते हैं या फिर जो भी फसल हम जो भी बनाते, उस फसल को निकालकर हम कभी भी मार्केट में जाके उसको सेल नहीं करते पैसे के लिए, बल्कि हम उसको स्टोर करते हैं और हम अपनी जो हमारा परिवार है उसके लिए यहां पर यूज करते हैं पूरे साल के लिए। तो इसी वजह से इसको सबसिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता है, सस्टेनेंस या फिर सस्टेन। सस्टेन इन द सेंस व्हाट, फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन मतलब क्या है, खुद के लिए। तो खुद के लिए जब कोई भी किसान कोई भी प्रोडक्शन करके जो भी क्रॉप्स है वो जब खुद के लिए यूज करता है तो उसको सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग के कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या है ये, पहला तो स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग। इसका मतलब क्या, छोटे खेत। ठीक है, एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग, तो छोटे खेत होने की वजह से आप ऐसे खेत में ना तो ज्यादा कैपिटल लगा पाते हो, ना तो ज्यादा मशीनरी लगा पाते हो, और ना ही उसके ऊपर ज्यादा खर्च कर सकते हो जिससे आप उसका प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो। यूज ऑफ प्रिमिटिव टूल्स, मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी यूज ना करके हम यहां पर बहुत ही पुराने समय के जो भी हमारे पास टूल्स है वो यूज करते हैं। हाई इनपुट ऑफ लेबर, जनरली सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में अगर हम देखें तो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में कभी भी हायर इनपुट, ज्यादा पैसा, ज्यादा पानी, जो हमारे फर्टिलाइजर है, इंसेक्टिसाइड है, इनको ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। जब ऐसे इनपुट्स को सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में यूज नहीं किया जाता है, सबसिस्टेंस फार्मिंग में नहीं यूज किया जाता है, तो यहां पर इसीलिए इसका प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए लेबर को ज्यादा यूज किया जाता है। फिर है मल्टीपल क्रॉपिंग। जब हम मल्टीपल क्रॉपिंग की बात कर रहे हैं, मैं पहले एक बात बता देता हूं आपको। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब यह है कि आपके पास खेत सपोज 5 हेक्टेयर 10 हेक्टेयर है, तो उसमें आप अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत अलग अलग 2 से 4 क्रॉप्स अलग अलग लगा रहे हो। तो मल्टीपल मतलब बहुत ही विभिन्न प्रकार के आप जो क्रॉप वैरायटीज है वो लगा रहे हो। फिर बात करते हैं डिपेंडेंस ऑन नेचुरल रिसोर्सेस। इसका मतलब यह है कि आप जो सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हो उसमें जब आप फसल बना रहे हो तो उसमें आप कोई भी आर्टिफिशियल जो इनपुट है उसका यूज नहीं करते हो, आप यहां पर नेचुरल रिसोर्स का यूज करते हो। इसका मतलब यूरिया वगैरह के लिए जो भी आपका आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर है वो आप यूज ना करके आप ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करोगे। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ अनस्किल्ड लेबर एंड नो स्पेशलाइजेशन इज रिक्वायर्ड। जनरली सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर अगर हम देखें तो जितने भी हमारे गांव देहात, जो भी पिछड़े हमारे जो गांव है जो कि बहुत ही पीछे है, जहां पर प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो वहां पर आप देख सकते हो कि ऐसे जो गांव होते हैं उनमें अनस्किल्ड लेबर यहां पर बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए यहां पर सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है। नो स्पेशलाइजेशन इज रिक्वायर्ड मतलब क्या, आपको यहां पर कोई भी स्पेसिफिक एक स्किल सेट जरूरी होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर स्पेशलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस एक अच्छा किसान अगर आप हो तो आप सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कर सकते हो। जितने भी यहां पर किसान होते हैं वो सब गरीब होते हैं
और गरीब होने की वजह से ही वो ऐसा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं कि जिससे उनकी जो फसल निकले वो बस खुद के यहां पर यूज के लिए या फिर खुद के कंजम्पशन के लिए वो यूज करते हैं, वो जाकर मार्केट में उसको सेल नहीं करते। इसीलिए इसमें फर्टिलाइजर यूज नहीं किया जाता है, अच्छे क्वालिटी की बीज यूज नहीं की जाती है, अच्छे क्वालिटी का इरिगेशन यूज नहीं किया जाता है। जनरली व्हीट, राइस, मिलेट ऐसे कुछ कुछ जो आपके सस्ते जो हमारे फूड ग्रेन्स होते हैं उनको ग्रो किया जाता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। फिर अगर हम सिंपल एग्जांपल ले तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में एक जो परिवार हो सकता है, तो एक परिवार अगर है जिसमें 4 लोग हैं, अगर ये चारों के चारों लोग एक खेत में अगर वहां पर फसल बो रहे हैं, वो फसल होने के बाद अगर वो मार्केट में जाकर वो फसल नहीं बेच रहे हैं बल्कि वो एक साल पूरा का पूरा उसी चावल या गेहूं को यहां पर कंज्यूम करेंगे, तो इसको हम कहेंगे सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। When a grower practices subsistence farming, she has to grow great variety of crops or livestock that has adopted well to the local condition। तो एक बात याद रखना, हर एक गांव में किसी भी आप स्टेट में हो, नॉर्थ में हो, साउथ में हो, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, तो वहां पर हर एक एरिया में अलग अलग क्लाइमेट होता है। तो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल प्रोडक्शन, हायर इंटेंसिव इनपुट्स लाइक फर्टिलाइजर, इरिगेशन, ये यूज नहीं किया जाता है और इसीलिए ऐसे क्रॉप्स का ग्रोथ की जाती है जो कि लोकल क्लाइमेट से यहां पर वेल सूटेड और एडजस्टेड हो। एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं सब्सिस्टेंस फार्मिंग की, बहुत ही सस्ता है, लेबर की यहां पर ज्यादा स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं है, फूड सप्लाई फैमिली को अच्छा मिल जाता है, आप कितने भी गरीब हो आप ऐसे छोटे जमीन पर ऐसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग करके आप अपना गुजारा निकाल सकते हो। तो दूसरी बात है, ये जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है ये इट चेक्स मतलब क्या, वो जितने भी गांव में यहां पर खेती हो रही है उनको एक दिलासा मिल जाता है कि अगर मैं मार्केट में ठीक से बेच नहीं पाया तो अपने खुद के फैमिली के लिए, तो मैं अपने खुद के परिवार के लिए तो मैं वो इस्तेमाल कर सकूंगा। देन इज अवॉइडिंग फॉरेन एक्सचेंज, जैसे कि ये जो खेती में जो भी फसल उपज जो हमें मिलती है वो हम कभी भी सेल नहीं कर पाते, तो इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज का कोई सवाल ही नहीं उठता। दो टाइप्स एक बार देख लेते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग के, एक है प्रिमिटिव और सिंपल सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अगर मैं प्रिमिटिव या फिर सिंपल सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात करूं, ये दुनिया की सबसे पुरानी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। यहां पर हम ये देखते हैं कि ऐसी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी खास करके नेचुरल रिसोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट करती है, जैसे कि बारिश और जमीन में जो नेशनल फर्टिलिटी होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है। इसमें कोई भी एक्सटर्नल या फिर ह्यूमन इंटरवेंशन, फर्टिलाइजर, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड ऐसे यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, जनरली ऐसे एग्रीकल्चर की जो इनपुट होती है, इनपुट कॉस्ट, वो बहुत ही कम होती है। सम स्मॉल फार्मर्स ईदर प्रेफर अ बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑल्सो, मतलब क्या, ऐसे सिंपल सब्सिस्टेंस फार्मिंग की अगर हम बात करें तो जो भी प्रोड्यूस हुआ है, इस प्रोड्यूस को अगर हम देखें तो ऐसे प्रोड्यूस को कभी भी अगर आपने प्रोड्यूस किया तो एक तो आप इसका खुद इस्तेमाल कर सकते हो, आपका परिवार इसको इस्तेमाल कर सकता है या फिर उसके ऊपर गुजारा कर सकता है। अगर आपको खुद को गुजारा नहीं करना है तो आप मार्केट में तो बेच नहीं सकते, लेकिन आप सपोज मैंने चावल बनाया, गेहूं बनाया, तो वो चावल गेहूं लेकर मैं किसी दूसरे किसान के पास जाके उसको एक्सचेंज कर सकता हूं थ्रू बार्टर सिस्टम। तो शायद से अगर उसने टमाटर बनाए हैं 5 kg, तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि मैं उसको दे सकता हूं 8 kg चावल और वो मुझे दे सकता है 3 kg टमाटर। वो प्राइसेस हम फिर दोनों एक दूसरे डिसाइड कर लेंगे। तो ये चीजें की जाती है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में, जहां पर इवन गुड्स को एक्सचेंज भी किया जाता है। फिर बात करते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब आपको पता ही है, मतलब क्या, हायर इनपुट यहां पर यूज नहीं करने वाले और खुद ही यहां पर उसका यूटिलाइजेशन करने वाले, क्रॉप का, फसल का, मतलब खुद ही इस्तेमाल करने वाले। इसमें अगर मैं इंटेंसिव लगा देता हूं तो इसका मतलब क्या है, तो ये जो भी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, यहां पर फार्मर क्या करता है, अपने प्लॉट में टूल्स वगैरह तो सिंपल यूज करता है, लेकिन साथ ही साथ यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, ज्यादा लेबर यहां पर यूज किया जाता है। अगर हम फर्टिलिटी की बात करें तो इंप्रूव्ड फर्टिलिटी यूज की जाती है। फार्मर उसी छोटी जमीन में अगर हम देखें तो अपने लोकल कंजम्पशन के लिए यहां पर क्या, फसल उगाते हैं और बाकी का जो बचता है उसको वो एक्सचेंज कर सकते हैं।
अगर हम रिजल्ट की बात करें, इट इज मच मोर हायर एज कंपेयर टू दी अदर सब्सिस्टेंस फार्मिंग, क्योंकि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में थोड़े से इनपुट्स हम लगाते हैं, जैसे कि मैंने बताया जमीन का टुकड़ा ज्यादा यहां पर होता है, लेबर भी ज्यादा होता है, कभी कभार फर्टिलाइजर भी यूज किए जाते हैं, तो इसी वजह से इनका जो रिजल्ट है वो अच्छा खासा होता है बाकी किसी भी सब्सिस्टेंस फार्मिंग से अगर हम कंपेयर करें। इंपॉर्टेंस अगर हम बात करें सब्सिस्टेंस फार्मिंग की, तो एक बात हमें जाननी होगी, इट हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ रूरल वल्नरेबिलिटी। मतलब क्या, जो गांव में किसी को भी ज्यादा पैसे कमाते नहीं है, तो यहां पर जो दिक्कत होती है कि यहाँ वहां के लोग ज्यादा अपनी जो आमदनी है वो यहां पर कमा नहीं पाते, तो इसके लिए सब्सिस्टेंस फार्मिंग बहुत ही अच्छा एक यहां पर उनको ऑप्शन मिल जाता है। इट इंप्रूव्स द रूरल लाइवलीहुड, पूरे जो गांव होते हैं उनकी आमदनी बढ़ाने में सब्सिस्टेंस फार्मिंग बहुत ही यहां पर मदद करता है। एंड डिक्रीजिंग फूड इन्फ्लेशन, इसका मतलब क्या है, जैसे ये जो फसल निकलती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग की, इसको तो हम बेच ही नहीं रहे हैं किसी भी मार्केट में, जब हम किसी भी मार्केट में इसको बेच नहीं रहे तो ऑटोमेटिकली इसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन कभी हो ही नहीं सकता। तो ये सारी चीजें हैं जो कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग से रिलेटेड है। अब बात करते हैं हमारे किसके कंटेक्स्ट में, लाइव स्टॉक फार्मिंग। तो कभी भी फसल अगर आप कोई भी बना रहे हो, अगर आप कोई भी खेती कर रहे हो और उसके साथ साथ अगर आप पशुपालन भी कर रहे हो, मतलब क्या, एनिमल हस्बेंड्री भी कर रहे हो, तो ऐसी खेती और खेती के साथ साथ जो पशुपालन किया जाता है उसको हम कहते हैं लाइव स्टॉक फार्मिंग। सो ओवरऑल हम देखते हैं कि जो खेती में हमें जो भी अनाज मिलता है, इसके अलावा आपको मिलता है मांस, अंडे, दूध, इसका आप यहां पर इससे आपको मिल सकता है, एक दूसरा इनकम मिल सकता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के साथ। अगर हम लाइवस्टॉक फार्मिंग की बात करें, इट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रॉप फार्मिंग, और वो सब्सटेंशियली आपके घर की जो इनकम है, आमदनी है, इसको बहुत ज्यादा बढ़ाता है। साथ ही साथ में जो लाइवस्टॉक फार्मिंग है, उससे जो आपको अंडा, दूध वगैरह मिलता है, उससे आपकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी इंप्रूव होती है, और उससे आप पॉवर्टी को भी एलिविएट कर सकते हो। अगर टोटल अगर हम बात करें तो लाइवस्टॉक की अगर हम बात करें, डेयरी, मिक्स्ड फार्मिंग, इससे ओवरऑल आपकी सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ती है और आपका इनकम भी जनरेट होता है। कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, पहला है कैटल फार्मिंग, जनरली गाय भैंसे जो पशुपालन किया जाता है दूध मांस के लिए, या फिर हमारे खेत में ही जो काम होता है उसको करने के लिए, तो इसको हम कैटल फार्मिंग कहते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग, जो हमारे मुर्गे होते हैं उनका अगर हम पालन करते हैं, तो पोल्ट्री फार्मिंग में बहुत सारे यहां पर बर्ड्स होते हैं, तो आप ले सकते हो चिकन, हैन, डक, टर्की, इनका किसी का भी कल्टीवेशन अगर आप एग्रीकल्चर के साथ करते हो तो ये आपकी पोल्ट्री फार्मिंग हो जाती है। गोट रेयरिंग जो कि किया जाता है मांस के लिए किया जाता है, या फिर इवन बहुत सारे रूरल एरियाज में पॉपुलेशन में यहां पर गोट का कल्टीवेशन करते हैं, इवन फॉर देयर मीट, इवन फॉर देयर एक्सक्रीटा, क्योंकि वो अगेन ऑर्गेनिक मैन्योर होता है। स्वाइन फार्मिंग अगर हम देखें, ये तो पूरा मीट के लिए किया जाता है, पोर्क प्रोडक्शन। स्वाइन मतलब जो आपके पिग्स होते हैं, ठीक है, उनको स्वाइन कहा जाता है, ठीक है। फिर शिप कल्टीवेशन अगर हम देखें तो वो उनकी खाल के लिए भी किया जाता है और मांस के लिए भी किया जाता है। तो ये सारे आपके पशुपालन के आपके पास ऑप्शन है जो कि आप लाइवस्टॉक फार्मिंग में भी यूज कर सकते हो। एडवांटेजेस और इंपॉर्टेंस क्या है, पहला तो ये है कि आपका इनकम अगर आप देखो तो टोटल नेशनल इनकम अगर हम देखें तो 10% से ज्यादा आपका अलाइड एक्टिविटीज, मतलब ये पशुपालन से आपका 10% इनकम आ जाता है नेशनल इनकम। 50% एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो आपका पशुपालन की वजह से आता है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर, मतलब क्या, हमारे एग्रीकल्चर में जितने भी यहां पर लेबर हमारे पास है उनको हम बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं अगर हम लाइवस्टॉक फार्मिंग करते हैं तो। सॉइल फर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक मैन्योर प्रमोट करता है और मेंटेन करता है सॉइल फर्टिलिटी को। अगर हम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन की बात करें, एडिबल प्रोडक्ट जैसे कि दूध, मांस, अंडे, इनका यहां पर यूज किया जाता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, और इनका यूज करके ऑटोमेटिकली ओवरऑल फार्मयार्ड मैन्योर, मतलब क्या, सिंपल सी बात है, अगर मैं खेती कर रहा हूं जिसमें मैं चावल, गेहूं ये सब उगा रहा हूं, इसके साथ ही साथ हम ये भी इमेजिन करते हैं कि मेरे पास 2 गाय है, 2 भैंसे, तो उनका जो गोबर निकलेगा, उनका जो काउडंग निकलेगा, उसको यूज करके मैं बायोगैस में यूज कर सकता हूं। उस बायोगैस से मैं एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता हूं, खाना बना सकता हूं, मोटर चला सकता हूं जिससे पानी में मेरे खेत में डाल सकता हूं, उसी गोबर से मैं अच्छा फसल बना सकता हूं, या फिर मेरी जो मैन्योर होते हैं ऑर्गेनिक वो बना सकता हूं, उसी ऑर्गेनिक मैन्योर को मैं मेरे खेत में अप्लाई कर सकता हूं, जिससे मेरी ओवरऑल कल्टीवेशन इंप्रूव होती है। ओवरऑल एग्री इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी अगर हम देखें तो
जो भी आपके फार्म एनिमल्स होते हैं, तो सपोज इसके साथ आप खेती भी कर रहे हो, तो खेती में अगर आप ऐसे प्लांट्स प्लांट कर रहे हो जो कि जिससे आपके गाय या फिर जो भैंसे होते हैं उनका फॉडर बनता है, तो लूसरीन, बरसीम, ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं, इनसे फॉडर बनता है, तो वो आप अगर आपके खेती में प्लांट करते हो तो उनको निकाल के उनका फॉडर बन सकता है। और लास्ट इज बेटर स्टैंडर्ड लिविंग एंड इंटर रिलेशनशिप। इंटर रिलेशनशिप यही है कि कभी भी अगर आप कोई भी फसल उगा रहे हो या फिर कभी भी आप खेती कर रहे हो तो उसके साथ आपको पशुपालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके खेती में यूज होते हैं, खेती के बाय प्रोडक्ट्स आपके पशुपालन में यूज होते हैं, तो इट इज अ वेरी सस्टेनेबल एक्टिविटी। फिर बात करते हैं नोमैडिक हर्डिंग के बारे में। ओवरऑल अगर मैं नोमैडिक हर्डिंग की अगर मैं बात करूं, नोमैडिक हर्डिंग दोनों वर्ड को जब आप बैकअप करते हो, हर्डिंग मतलब क्या है, ऑफ कोर्स हर्डिंग मतलब जो आप पशुपालन करते हो, बहुत सारे पशु का ग्रुप में जो आप पालन करते हो। नोमैडिक मतलब क्या, नोमैडिक मतलब जो एक बंदा होता है उसके पास मकान नहीं होता है, तो नोमैडिक मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पर यहां पर माइग्रेट करता है, ठीक है। तो नोमैडिक हर्डिंग मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह पर यहां पर घूमते रहना, मकान एक ही जगह पर होता है। मेरा मकान इमेजिन करो कि मेरा मकान यहां पर महाराष्ट्र में है, तो वो मेरा मकान है, मैं वहां पर रोज जाऊंगा, रोज रहूंगा। जिसके पास मकान ही नहीं होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पर टहलते रहता है, तो इसको हम नोमैडिक हर्डिंग कहेंगे। माइग्रेशन फ्रॉम वन रीजन टू अनदर टू एस्केप इंटेंस क्लाइमेट इज नोन एज नोमैडिक हर्डिंग। मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह पर, यहां पर एक क्लाइमेट से दूसरे क्लाइमेट, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है तो एक जगह से दूसरे जगह पर अपने ऑक्यूपेशन के लिए या फिर इनकम के लिए, इनकम मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर हम नोमैडिक हर्डर्स की बात करें, किसी के पास गाय होती है, किसी के पास भैंसे होती है, किसी के पास गोट होती है, ठीक है, किसी के पास भेड़ होती है, किसी के पास बकरी होती है, तो जैसे यहां पर आपका क्लाइमेटिक सिचुएशन यहां पर चेंज होता है, मतलब कभी कभार समर आ गया, विंटर आ गया, ठीक है, तो जैसे वो क्लाइमेटिक सीजन चेंज होते रहते हैं, वैसे ये जो आपके नोमैडिक हर्डर्स होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते हैं। ओवरऑल नोमैड्स की अगर हम बात करें, ऐसे लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह टहलते रहते हैं, इनका कोई भी एक फिक्स्ड मकान नहीं होता। चेंजिंग ये क्यों करते हैं, ऐसे बदलते क्यों रहते हैं, ये इसलिए बदलते हैं क्योंकि एक तो आपका लोकल क्लाइमेट बदलता है। तो आप बस ये थोड़ा सा सोच के देखो, अगर मैं एक पशुपालन कर रहा हूं और अगर मेरे पास कुछ भेड़ है, तो भेड़ लेके सपोज मैं एक इमेजिन करो कि मैं हरियाणा में हूं, ठीक है, और अभी अब समर भी सीजन आने वाला है, ठीक है, तो धूप ज्यादा बढ़ने वाली है, गर्मी बहुत ज्यादा आने वाली है। तो जैसे ही ये सिचुएशन होगा, मैं क्या करूंगा, मैं मेरी भेड़ बकरियों को लेके एक तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसे जो ऊंचे इलाके हैं उधर चला जाऊंगा। क्यों, क्योंकि ऊंचे इलाकों में गर्मी कम रहेगी, ठंड ज्यादा रहेगी, तो इससे जो मेरे भेड़ बकरियां हैं उनके लिए भी अच्छा होगा। और साथ ही साथ में मैं एक जगह से दूसरी जगह पर जब जाऊंगा तो वहां पर इन भेड़ बकरियों का दूध बेच सकता हूं, उनको उनका मांस बेच सकता हूं या फिर उनकी खाल बेच सकता हूं। तो इस तरह से यहां पर ये लोग पैसे कमाते हैं। जनरली ये जो नोमैडिक हर्डिंग होता है वो कभी भी बहुत ही क्रिटिकल क्लाइमेटिक सिचुएशन जैसे कि एरिड, सेमी एरिड, आर्टिक, ऐसे रीजन में कहा किया जाता है। अगर हम बेसिकली बात करें तो नोमैडिक हर्डिंग हॉरिजॉन्टल भी होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, और वर्टिकल भी होता है, मतलब क्या, एक नीची वाली जगह से एक बहुत ही ऊपर वाली जगह तक, मतलब एक प्लेन माउंटेन फुटहिल से माउंटेन टॉप तक, ठीक है, तो पहाड़ों से हमारी जो जमीन है उधर तक। तो ये पहले आप जमीन पे थे या फिर आप एक प्लेट्यू के ऊपर थे, पथरीली जमीन पे थे, तो यहां से अगर आप कोई भी एक पहाड़ी पर जाते हो तो वर्टिकल भी आपका नोमैडिक हर्डिंग हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। वर्टिकल मतलब क्या, आप कहीं पर नीची जगह पर थे और आप ऊपर की जगह पर चले गए, पहाड़ पे चले गए। और हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका नोमैडिक हर्डिंग हो गया। ओवरऑल अगर इंडिया में नोमैडिक हर्डर्स की बात करें तो कुछ एग्जांपल आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो भारवाड़ और अहीर्स की अगर मैं बात करूं तो वो होते हैं साउथ गुजरात,
कम्युनिटीज हॉट एरिड वेस्टर्न इंडिया में अगर हम देखें। रबारीज की बात करें तो गुजरात और राजस्थान में होते हैं और वो बहुत ही सस्टेनेबल और कंजर्वेशन में हेल्प मदद करते हैं। बकरवाल्स की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, पीर पंजल, उत्तराखंड यहां पर मिलते। गुज्जर की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। चांगपा की बात करें तो लद्दाख। गद्दीज की बात करें तो फिर से उत्तराखंड में वगैरह। ब्रोकपा की बात करें तो फिर से लद्दाख, दहानू वैली में। धनगर नाम की कम्युनिटी भी एक बहुत ही फेमस कम्युनिटी है। ये भी नोमैडिक हर्डरर्स है जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश यहां पर मिलते। फिर बात करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर सेशन में, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की अगर मैं बात करूं, इट इज ऑल्सो नोन एज झूम कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन सबको पता ही होगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब क्या है? अगर आप कोई भी एक जमीन के ऊपर फसल कर रहे हो तो ये जो जमीन का टुकड़ा है वो आपका नहीं है, तो आप इस जमीन के टुकड़े पे आते हो, आप क्या करते हो, पहले इस जमीन के टुकड़े को क्लियर कर देते हो। मतलब स्लैश मतलब क्या, सारे पेड़ काट के इस जमीन को पूरा प्लेन कर देते हो। इस जमीन के टुकड़े के ऊपर आप फसल लगा देते हो। फसल लगाने के बाद ये फसल बढ़ती है। फसल बढ़ने के बाद आप इस फसल को काट के बेच देते हो और फिर जो बची हुई जमीन रहती है इस जमीन को आग लगा देते हो। और आग लगाने के बाद एक जमीन के टुकड़े के बाद आप दूसरे जमीन के टुकड़े पर जाते हो और फिर से वही प्रोसेस दोहराते हो। तो एक जमीन के बाद दूसरी जमीन के बाद तीसरी के बाद चौथी, जैसे ही आप जो भी उसके ऊपर पेड़ है वो काटते हो, फसल लगाने के बाद और फसल जो उपज है वो लेने के बाद उसको जला देना और फिर से दूसरी जमीन के ऊपर चले जाना, इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसको झूम कल्टीवेशन भी कहा जाता है। ये जनरली ट्राइबल्स फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जितने भी ये ट्राइब्स होते हैं, ठीक है, आदिवासी होते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जनरली आदिवासी लोग फॉलो करते हैं। लेकिन आजकल देश में अगर आप देखो तो हर किसान भी ये करने की कोशिश करता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जमीन तो आपकी होती ही नहीं है और जंगल में भी आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर सकते हो, इनपुट भी इसको बहुत ही लेस होता है। लेकिन अगर हर जगह पर ऐसी शिफ्टिंग कल्टीवेशन होने लगी तो ये बहुत ही अनसस्टेनेबल एक्टिविटी है, क्योंकि आखिर में इसको जो भी जमीन का टुकड़ा है उसको जलाया जाता है, ठीक है। एक बार एक जमीन का टुकड़ा यूज करने के बाद ऐसे टुकड़े को छोड़ दिया जाता है और उसके ऊपर कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की नहीं जाती है। मतलब इसको फैलो लैंड छोड़ दिया जाता है। फैलो लैंड मतलब कल्टीवेशन इन द सेंस एक जमीन के ऊपर आप कल्टीवेशन करते हो, फिर कल्टीवेशन हो जाने के बाद आप इसको जला देते हो और फिर दैट लैंड इज केप्ट अनकल्टीवेटेड। अनकल्टीवेटेड मतलब आप फिर इसको 5 से 10 साल हाथ भी नहीं लगाते। जनरल अगर इंडिया में और पूरी दुनिया में हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करें, नॉर्थ ईस्ट रीजन है हमारा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूमिंग कहा जाता है। इसके अलावा सेंट्रल अमेरिका में, मेक्सिको में इसको मिल्पा कहा जाता है। वेनेजुएला में इसको कोनुका कहा जाता है। ब्राजील में इसको रोका कहा जाता है। मसोल इसको सेंट्रल अफ्रीका में, लादांग इसको इंडोनेशिया में और वियतनाम में इसको रे कहा जाता है, याद रखना। इंडिया में अगर हम देखो तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना रीजन में पोडू या पेंडा कहा जाता है इसको। पामादाबी या कोबान इसको ओडिशा में ब्रिंगा भी कहा जाता है, ठीक है। कुमारी वेस्टर्न घाट्स में कहा जाता है, कोंकण रीजन में। वलरे या फिर वाल्त्रे अगर हम कहें तो राजस्थान में। खिल हिमालयन बेल्ट जो कि उत्तराखंड वगैरह रीजन है उधर कहा जाता है। कुरुआ अगर हम देखें तो झारखंड रीजन में और झुमिंग अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में। तो इस तरह से ये हमारा टोटल आपका क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। तो यहां पर हम रुकेंगे और दूसरे पार्ट हम लेके आएंगे कल। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।